स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हिस्ट्री ऑफ गुजरात। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, अब तक हमने देश विदेश और न जाने कितने ही मुद्दों पर चर्चा की है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अनोखे राज्य में ले चलेंगे जो भारत के सबसे लंबे समुद्र तट के किनारे बसा है, जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा सफेद रेगिस्तान स्थित है, जो एशियाई शेरों का निवास है, जहां देश का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान खुला था। यही नहीं, 4000 साल से अधिक हड़प्पा सील्स, हस्तशिल्प और हथकरघा निशान लिए ये राज्य आज भी अपने समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक परंपराओं के अपने असली रंगों के साथ जीवंत है। ये राज्य जितना अपनी संस्कृति से जुड़ा है, उतना ही ये राज्य आधुनिक भी है। ये संस्कृति कला, मान्यताओं, रीति रिवाजों, परंपराओं, संस्थानों, आविष्कारों, भाषा, प्रौद्योगिकी और मूल्यों में मिश्रित है। इतिहास से जुड़ा ये राज्य कई धर्मों, हिंदू धर्म, इस्लाम, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का संगम बन जाता है। यही वो प्रदेश है जिसने महात्मा गांधी जैसा विश्व प्रसिद्ध नेता और वल्लभ भाई पटेल जैसा लौह पुरुष दिया, और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस राज्य की बात कर रहे हैं। जी हां, यह है आपका, हमारा और हम सबका गुजरात। ऐसा माना जाता है कि 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैले गुजरात का नाम गुर्जर ट्राइब के नाम पर पड़ा था, जो कि 5th सेंचुरी AD में यहां आकर बस गए थे। लेकिन वक्त की रेत में दुनिया भर की बहुत सी संस्कृतियों ने गुजरात की रेत पर अपने कदमों के निशान छोड़े। फिर क्या पारसी और क्या तुर्क, क्या ईरानी और क्या अफ्रीकी जनजातियां सब गुजरात को अपना घर बनाते चले गए। ऐसे में आज इस प्रदेश का महत्व केवल व्यापारिक ही नहीं, बल्कि यहां के समृद्ध इतिहास के कारण भी है। तो आइए समय रेखा पर यात्रा करें और देखें कि गुजरात आखिरकार कैसे विकसित हुआ। अर्ली हिस्ट्री। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात का प्राचीन काल से ही समृद्ध इतिहास रहा है। गुजरात का इतिहास स्टोन एज की बस्तियों से शुरू हुआ और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे चालकोलिथिक और ब्रॉन्ज एज की बस्तियों का आगमन हुआ। गुजरात की साबरमती, माही नदी और निचली नर्मदा नदियों के तल में स्टोन एज के बहुत से अवशेष खोजे गए हैं। मिडिल पेलियोलिथिक स्थल कच्छ, जामनगर, पंचमहल, सौराष्ट्र की हिरन घाटी और वलसाड जिले के वापी और लवाचा से पाए जाते हैं। विसादी, पंचमहल, भामरिया, कांताली, पालनपुर और वावरी के अपर पेलियोलिथिक एज के स्थलों का भी पता लगाया गया है। मिडिल और लेट पेलियोलिथिक आर्टिफैक्ट्स में हाथ कुल्हाड़ियां, क्लीवर, काटने के उपकरण, बोरर, पॉइंट और स्क्रेपर्स शामिल हैं। सौराष्ट्र में कच्छ और भादर नदी क्षेत्रों के स्थलों से भी स्टोन एज के उपकरण मिले हैं। गुजरात में 700 से ज्यादा जगह ऐसी हैं जो प्री चालकोलिथिक और चालकोलिथिक पीरियड में विभाजित 7000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के समुदायों का उपयोग करते हुए माइक्रोलिथिक का संकेत देते हैं। लोथल में किए गए एक्सकेवेशन से पता चलता है कि ये क्षेत्र 3700 ईसा पूर्व की समृद्ध सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था, जो साबरमती को सिंध में व्यापार मार्गों से जोड़ती थी। विशाल समुद्र तट से समृद्ध गुजरात मिडल ईस्ट का प्रवेश द्वार था। वहीं भरूच लौह युग का प्रमुख बंदरगाह शहर था। लिंग्विस्टिक्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह संभव है कि मिडिल ऋग्वैदिक पीरियड के दौरान गुजरात में द्रविड़ भाषी लोग निवास करते थे, जो गुजरात में स्थानों के द्रविड़ नामों से निर्धारित होता है। हालांकि वैदिक साहित्य में गुजरात का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि प्राचीन काल का कोई रिटन इंस्क्रिप्शन नहीं है। सबसे पहला ज्ञात इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है, जिन्होंने 322 ईसा पूर्व से 294 ईसा पूर्व के आसपास इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करके पुष्यमित्र को नियुक्त किया, जिसने जूनागढ़ से क्षेत्र पर शासन किया। सम्राट अशोक ने भी जूनागढ़ के निकट चट्टानों पर अपने साम्राज्य के रूप में अपनी विरासत यहीं छोड़ी थी। लगभग उसी समय ग्रीस से डिमेट्रियस ने गुजरात में आक्रमण किया था, लेकिन मजबूत पकड़ स्थापित नहीं कर सका। दोस्तों, 1st सेंचुरी AD के आसपास ये शक शासक ही थे जिन्होंने लगभग 400 सालों तक गुजरात के कुछ हिस्सों पर शासन किया। इस दौरान महाक्षत्रप रुद्रदमन प्रथम ने कर्दमका वंश की स्थापना की। इसका नर्मदा के तट पर भरूच से पंजाब तक फैले क्षेत्रों पर शासन था। गुजरात में दक्षिण भारतीय सातवाहन राजवंश और पश्चिमी क्षत्रपों के बीच कई लड़ाइयां लड़ी गई। सातवाहन राजवंश का सबसे महान शासक गौतमीपुत्र शतकर्णी था, जिसने पश्चिमी क्षत्रपों को हराया
और 2nd सेंचुरी एडी में गुजरात के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय ने आखिरकार पश्चिमी क्षत्रपों पर विजय प्राप्त की और गुजरात पर कब्जा कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी क्षत्रपों पर अपने विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, मगर 5वीं शताब्दी के मध्य में गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ गुप्तों के एक जनरल मैत्रक और सेनापति भटार्क ने स्थिति का लाभ उठाया और 470 ईस्वी में उन्होंने मैत्रक राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी भावनगर के पास वल्लभीपुर में स्थित थी। मैत्रकों का प्रभुत्व मालवा पठार तक फैले क्षेत्रों तक था और वे अपनी विद्वतापूर्ण गतिविधियों के लिए भी प्रसिद्ध थे। ये राजवंश 475 से 767 ईस्वी तक चला। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में गुजरात के कुछ हिस्सों पर दक्षिण भारतीय चालुक्य राजवंश का शासन था, मगर इसी दौरान 8वीं शताब्दी की शुरुआत में उमैयद खलीफा के अरबों ने एक साम्राज्य की स्थापना की जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैला था। 8वीं शताब्दी में अरब शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश की और गुजरात पर आक्रमण किया। दुर्गा प्रसाद दीक्षित की पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द चालुक्य ऑफ बादामी के अनुसार चालुक्य सम्राटों का उमैयद सेनाओं से कई बार संघर्ष हुआ, लेकिन अरब आक्रमणकारियों को चालुक्य सेनापति पुलकेशिन ने हरा दिया। इस विजय के बाद अरब आक्रमणकारियों को गुजरात से खदेड़ दिया गया। पुलकेशिन को गुजरात की सुरक्षा के लिए विक्रमादित्य द्वितीय द्वारा अवनिजनाश्रय यानी पृथ्वी के लोगों को शरण देने वाले की उपाधि मिली। इसके बाद 8वीं शताब्दी के अंत में कन्नौज त्रिभुज काल की शुरुआत हुई। इस अवधि के दौरान गुजरात के उत्तरी भाग पर उत्तर भारतीय गुर्जर प्रतिहार राजवंश का शासन था और गुजरात के दक्षिणी भाग पर दक्षिण भारतीय राष्ट्रकूट राजवंश का शासन था, जिसके बाद सोलंकियों ने सत्ता संभाली। लेकिन सोलंकियों के शासन की ओर बढ़ने से पहले इस बीच घटित हुई एक घटना के बारे में जान लेना भी जरूरी है। 8th से 10th सेंचुरी के बीच मुस्लिम इन्वेडर्स के परसिक्यूशन से बचने के लिए ज़ोरोएस्ट्रियन संप्रदाय के लोग ग्रेटर ईरान को छोड़कर भारत के वेस्टर्न बॉर्डर्स यानी गुजरात और सिंध में आकर बसने लगे। आगे जाकर भारत में इन्हीं ज़ोरोएस्ट्रियन रेफ्यूजीज के वंशज पारसी कहलाए जाते। सोलंकी चालुक्य डिनेस्टी। राजपूतों ने 960 से 1243 ईस्वी तक गुजरात पर शासन किया। सोलंकी चालुक्यों के वंशज थे, जिन्होंने 10वीं से 13वीं तक पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। उनके शासन में गुजरात कला और वाणिज्य के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। सोलंकियों की राजधानी अनिलवारा या पाटन 1000 एडी में लगभग 1 लाख की पॉपुलेशन के साथ भारत की सबसे बड़ी सिटीज में से एक थी। सोलंकी शासक कर्णदेव प्रथम ने 1064 से 1094 ईस्वी तक शासन किया और कोंकण क्षेत्रों को शामिल करने के लिए क्षेत्र का विस्तार किया। यहां तक कि उन्होंने मंदिर का निर्माण और कर्णावती की स्थापना की, जिसे बाद में अहमदाबाद के रूप में जाना जाने लगा। उनके बाद उनका पुत्र सिद्धराज जयसिंह प्रथम सिंहासन पर बैठा और सोलंकी राजवंश का प्रसिद्ध शासक बनकर उभरा। उनके शासन में पाटन चमका और एक समृद्ध शहर बन गया। संयोग से अहमदाबाद को पाटन के अनुरूप बनाया गया था। पीढ़ियां उनके उत्तराधिकारी बनी, लेकिन उनसे आगे नहीं निकल सकी। 1243 में गुजरात सोलंकियों के हाथों से निकल गया और गुजरात में उनकी जगह ली सामंत वाघेलाओं ने। द वाघेला डिनेस्टी। वाघेला गुजरात के उत्तर पश्चिम में ढोलका शहर में स्थित थे। सोलंकियों के पतन के बाद से वे सत्ता में आए और 13वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखी। कर्णदेव गुजरात पर शासन करने वाले वाघेला वंश के अंतिम व्यक्ति थे। यही वो समय था जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने गुजरात में घुसपैठ करना शुरू कर दिया था। एक दिलचस्प कहानी है। 14वीं शताब्दी के जैन इतिहासकार मेरुतुंग की विचार श्रेणी के अनुसार कर्णदेव वाघेला ने अपने प्रधानमंत्री माधव की पत्नी रूप सुंदरी का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद माधव ने दिल्ली जाकर अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए राजी किया। ऐसा हुआ और कर्णदेव ने अपना राज्य और अपनी पत्नी कौला रानी और बेटी देवल देवी को तुर्की सुल्तान के हाथों खो दिया। ये कहानी 15वीं शताब्दी के पाठ कान्हादादे प्रबंध में और 17वीं शताब्दी के इतिहासकार मुनहोट नैन्सी द्वारा भी समर्थित है। वाघेला डिनेस्टी का कर्णदेव गुजरात का आखिरी हिंदू रूलर था। 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के हाथों हार के बाद गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया और राजपूतों के हाथों से गुजरात हमेशा के लिए निकल गया। लेकिन इस सबके बीच गुजरात के चंपानेर का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, जो वर्तमान में एक यूनेस्को विश्व धरोहर शहर है
और एक समय ये एक शाही शहर था जिसकी स्थापना और शासन चावड़ा राजवंश के वनराज चावड़ा ने की थी। उन्होंने 8वीं शताब्दी के दौरान राज्य पर शासन किया और शहर का नाम अपने मित्र और अपनी सेना के सेनापति चंपा के नाम पर रखा। चावड़ा के बाद खिची चौहान राजपूतों ने चंपानेर के पावागढ़ किले पर कब्जा किया, जब तक कि 1482 में महमूद बेगड़ा ने इस पर हमला नहीं किया और 20 महीने की घेराबंदी के बाद जीत हासिल नहीं की। उन्होंने इसका नाम बदलकर मुहम्मदाबाद कर दिया, लेकिन अपनी राजधानी अहमदाबाद स्थानांतरित कर दी। चंपानेर में सुल्तान बेगड़ा द्वारा निर्मित एक शानदार जामा मस्जिद है, जो कि अब खंडहर हो चुके इस किले शहर की यात्रा को सार्थक बनाती है। इसके बाद 1535 में हुमायूं की सेना ने इस किले पर कब्जा कर लिया। इस्लामिक इन्वेजन 1297 ईस्वी के आसपास दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया, जिससे इस क्षेत्र में मुस्लिम शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो अगले 400 सालों तक चला। हालांकि ये पहली बार नहीं था कि मुस्लिम आक्रमण हुए थे। महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी के आसपास गुजरात पर आक्रमण तो किया, लेकिन उसका इरादा लूटपाट करना था। ये अलाउद्दीन खिलजी ही था जिसने कर्ण द्वितीय के अधीन वाघेला वंश के शासन को समाप्त कर यहां एक मजबूत पैर जमाया। इसके बाद जल्द ही तुगलक वंश दिल्ली में सत्तासीन हुए, जिसके सम्राट ने गुजरात में विद्रोह को दबाने के लिए अभियान चलाया और 14वीं शताब्दी के अंत तक इस क्षेत्र पर अपना दृढ़ नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन पकड़ कमजोर होने पर स्थानीय वाइसरॉय सफर शाह ने स्वतंत्रता की घोषणा की और सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण की। दिल्ली पर तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत काफी कमजोर हो गई। इसलिए अंतिम तुगलक गवर्नर जफर खान ने 1407 में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और औपचारिक रूप से गुजरात सल्तनत की स्थापना की। अगले सुल्तान उनके पोते अहमद शाह प्रथम ने 1411 में नई राजधानी अहमदाबाद की स्थापना की। महमूद बेगड़ा के शासन के दौरान सल्तनत की समृद्धि अपने चरम पर पहुंच गई। उसने अधिकांश राजपूत सरदारों को अपने अधीन कर लिया और दीव के तट पर नौसेना का निर्माण किया। 1509 में दीव की लड़ाई के बाद पुर्तगालियों ने दीव को गुजरात सल्तनत से छीन लिया। 1520 में मेवाड़ के राणा सांगा ने अपने 3 जागीरदारों द्वारा समर्थित 52,000 राजपूतों के शक्तिशाली राजपूत संघ के साथ गुजरात पर आक्रमण किया और निजाम खान की मुस्लिम सेना को हराकर उत्तरी गुजरात पर कब्जा कर लिया। यूं तो गुजरात में स्थापित सल्तनत का पतन 1526 में सिकंदर शाह की हत्या के साथ शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत 1573 में हुआ, जब अकबर की सेनाओं के हाथों बहादुर शाह की हार के बाद एक बार फिर ये क्षेत्र दिल्ली मुगल शासन में वापस आ गया, जो मराठों के उदय तक चला। मोमिन खान ने 1758 में मराठों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जो उनके प्रभुत्व का प्रतीक था। मराठास 17वीं शताब्दी तक मुस्लिम शासक अपनी मजबूत पकड़ बरकरार नहीं रख सके और मराठा एक प्रमुख शक्ति बनते जा रहे थे। शिवाजी ने 1664 में और 1672 में सूरत पर हमला किया। पेशवाओं ने सौराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दामाजी गायकवाड़ और कदम बंदे ने गायकवाड़ के साथ बड़ौदा में एक गढ़ स्थापित करने के साथ क्षेत्रों पर शासन किया। 1800 ईस्वी तक मजबूत अंदरूनी कलह के कारण मराठा काफी कमजोर हो गए थे। इस गुण का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, जो छल से नियंत्रण हासिल करने के लिए अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से एक मजबूत उपस्थिति स्थापित कर रहे थे। 1802 में माधवराव गायकवाड़ ने खुद को अंग्रेजों के साथ जोड़ लिया और अंततः नियंत्रण खो दिया। ब्रिटिश रूल एंड पोर्चुगीज कॉलोनियल्स 1800 ईस्वी के बाद से यह क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। साल 1857-58 में हुए विद्रोह के बाद गुजरात की पूरी भूमि ब्रिटिश प्रांत का हिस्सा बन गई, जिसमें कई देशी राज्यों के साथ 10,000 वर्ग मील का क्षेत्र शामिल था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गुजरात पर कब्जा करने से बहुत पहले 1600 के दशक से ही डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज और पुर्तगाली गुजरात के तटीय क्षेत्र पर अपने अड्डे स्थापित कर चुके थे। 16th सेंचुरी में भारत आए यूरोपियन ऑब्जर्वर्स अपने मेमोआर्स में लिखते हैं कि उस समय गुजरात बेहद संभ्रांत था, जिसकी वेल्थ का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि 1570s में अकेले गुजरात से मिलने वाला कस्टम रेवेन्यू ही उस दौरान एशिया में पोर्चुगीज एम्पायर के टोटल रेवेन्यू का 3 गुना हुआ करता था। तकनीकी रूप से कहें तो पुर्तगाल गुजरात में उतरने वाली पहली यूरोपीय शक्ति थी।
जिसने बाद में दीव की लड़ाई के बाद और बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद गुजरात के तटीय क्षेत्रों में स्थित कई अलग अलग जगहों का भी अधिग्रहण कर लिया था। ये कुछ एनक्लोजर 450 से अधिक सालों तक पूरी तरह से पुर्तगाली शक्तियों द्वारा प्रशासित थे। गुजरात भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध रहा है। अंग्रेजों को भारत से बाहर और मातृभूमि को आजादी की ओर धकेलने वाले कुछ सबसे प्रमुख नामों में शामिल हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, महादेव देसाई, रविशंकर व्यास आदि। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के साथ गुजरात प्रांत को बॉम्बे राज्य में शामिल किया गया था। 1956 में कच्छ और सौराष्ट्र को शामिल करने के लिए प्रांत का विस्तार किया गया। पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टोरी। सौराष्ट्र, गुजरात और कच्छ का क्षेत्र बॉम्बे राज्य का हिस्सा बन गया, जिसमें पूर्व बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से भी शामिल थे। ये इंदुलाल याग्निक ही थे जिन्होंने अलग गुजरात राज्य के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया और 1 मई 1960 को महाराष्ट्र के साथ गुजरात अस्तित्व में आया, जिसकी राजधानी अहमदाबाद थी। अहमदाबाद अपने समय में 100 से अधिक बड़ी कपड़ा इकाइयों की उपस्थिति के कारण पूर्व के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता था। इनमें से अधिकांश इकाइयां बंद हो चुकी हैं और अनगिनत पावलूम को रास्ता दे चुकी हैं। अहमदाबाद ने गांधीनगर को भी रास्ता दिया, एक आधुनिक शहर जिसे चंडीगढ़ की तर्ज पर 1971 में गुजरात की राजधानी बनाने की योजना बनाई गई थी। वैसे तो गुजराती शांतिपूर्ण हैं, व्यापार करने और अपने काम से काम रखने के अधिक इच्छुक हैं। हालांकि समय समय पर तनाव भड़कता रहता था। कुछ सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें से सबसे भयानक संभवतः 1969 में हुआ दंगा था। 2001 में राज्य में विनाशकारी भूकंप आया था, जिसका केंद्र कच्छ में था, और फिर 2002 में राज्य गोधरा कांड के नाम से प्रसिद्ध सांप्रदायिक हिंसा से हिल गया था। छोटे मोटे राजनीतिक उथल पुथल हुए और राजनेताओं ने तख्ता पलट का खेल सफलतापूर्वक भी खेला। जबकि पहले के सालों में कांग्रेस का दबदबा था, हाल के सालों में बीजेपी सत्ता में आई है, खासकर नरेंद्र मोदी के असाधारण प्रदर्शन के बाद, जो राज्य के मुख्यमंत्री बने और भारत के प्रधानमंत्री बने। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये था हमारा गुजरात। अरब सागर तक फैला गुजरात अपने समुद्र तटों, मंदिर कस्बों, महलों और ऐतिहासिक राजधानियों के लिए प्रसिद्ध है। वन्यजीव अभयारण्य, पहाड़ी रिजॉर्ट्स और प्राकृतिक भव्यता इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। राज्य के प्रमुख आकर्षणों में भारत में एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान, जंगली गधा अभयारण्य और अहमदाबाद की इंडो सार्सेनिक वास्तुकला शामिल है। कच्छ के रंगीन आदिवासी गांव भी इस राज्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। गुजरात की विशाल तटरेखा अद्वितीय समुद्री प्रजातियों का घर है और कहा जाता है कि इसकी विविध भौगोलिक स्थितियां इसे संस्कृति, लोगों, स्थानों और इतिहास का मिश्रण बनाती है। आज गुजरात भारत का सबसे प्रगतिशील और समृद्ध राज्य है। ये प्रसंस्कृत हीरों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया के प्रसंस्कृत हीरे की हिस्सेदारी 72% और भारत के हीरे के निर्यात का 80% है। इसी के साथ हम अपने इस डिस्कशन को यहीं विराम देते हैं, मगर यूपीएससी प्रीलिम्स के रेलेवेंस को देखते हुए हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़कर जा रहे हैं, जिसे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। Which of the following was the last dynasty to rule over Gujarat before it passed on to the hands of Alauddin Khilji, Sultan of Delhi? 1. Waghela dynasty, 2. Gaikwad dynasty, 3. Solanki dynasty, or 4. Scindia dynasty? Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।